2025 में सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप बेकार है क्या? सीएससी का, ईसीई का और इलेक्ट्रिकल का जो पैकेज है, एवरेज पैकेज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल। सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला जो फील्ड है इंडिया में वो क्या है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए, ए टू जेड इंफॉर्मेशन, तो इस वीडियो को मेरे दोस्त बिल्कुल ही मिस मत करना। हर सेकंड इस वीडियो का इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, मैंने खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई किया हुआ है, ठीक है। मैंने बीटेक किया, एमटेक किया, और बीटेक किया 13 साल पहले किया था, 3 साल पहले नहीं, या फिर कल पास आउट या अभी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। पीएसयूज़ में भी गया हूँ मैं, नॉर्मल कंपनीज़ में भी गया हूँ, कॉलेज में भी पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, हज़ारों बंदों से बात कर चुका हूँ जो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं। और एक दिन में नहीं, कई साल, 13 साल का एक्सपीरियंस से पहले का एक्सपीरियंस, तो पूरा जानकारी आपको दूंगा। इसीलिए मेजॉरिटी मैकेनिकल इंजीनियर कहाँ काम करते हैं? आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हैं। अगर प्राइवेट जॉब्स की बात करूँगा तो गवर्नमेंट जॉब में कहाँ कब काम करते हैं? जनरली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पोस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट में कम पोस्टें निकलते हैं, आपका पीएसयूज़ में अच्छा खासा पोस्ट निकलता है, डिफेंस में भी इसके वैकेंसीज निकलते हैं, इंक्लूडिंग एपकैट, सीडीएस, टीजीसी, डायरेक्ट लेटरमेंट बनते हैं आफ्टर ट्रेनिंग, तो भी आपके पास ऑप्शन आता है। तो अगर मान लो कोई बंदा ऑटोमोबाइल सेक्टर में जा रहा है तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हो जाता है आपका। फॉर एग्जांपल सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आपका आ गया, क्वालिटी डिपार्टमेंट आ गया आपका, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ गया आपका, आर&डी डिपार्टमेंट आ गया आपका। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स आपके होते हैं। इन डिपार्टमेंट से लोग काम करते हैं जो बेसिकली असाइन होता है। बहुत बार ऑप्शन होता है आपके पास डिजायर चूज करने का, बट मेजॉरिटी टाइम क्या होता है आपका, जहाँ वैकेंसी है वहीं कंपनी वाले आपको डालेंगे काम करने के लिए। फिर हमारे पास क्या आता है, फ्यूचर स्कोप कैसा है सर अगर मैकेनिकल से पढ़ाई करता हूँ? वेल देखिए, एक बात सच है, जब भी आप किसी कॉलेज का प्लेसमेंट देखेंगे तो सीएससी का, ईसीई का और इलेक्ट्रिकल का जो पैकेज है, एवरेज पैकेज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल। मैकेनिकल जॉब का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? अगर आप प्राइवेट में करते हैं, सरकारी में तो सबका सेम सैलरी होता है, उसमें बताने का जरूरत नहीं है। प्राइवेट में करते हैं तो क्या होता है, आपका स्टेबिलिटी मैटर करता है, और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद आपको काफ़ी अच्छा पोस्ट अगर मिल जाता है तो सैलरी बहुत अच्छे होते हैं, 2.5-3 लाख 4 लाख तक जाता है, जो प्लांट के हेड होते हैं, बट वो एक ही बनता है। तो जनरली मैनेजर बन जाओगे तो 1 लाख 1.5 लाख का सैलरी हो जाएगा विद एक्सपीरियंस। अगर टियर 3 कॉलेज से पढ़ रहे हो 8-10 साल बाद होगा, 15 साल बाद होगा। अच्छी कॉलेज से पढ़ रहे हो स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख होगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम है और फायदा भी उसका है, ग्रोथ होता है ना, तो इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा जितना आपको बाकी सीएस, ईसी और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में मिलेगा, नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिकल वही कंडीशन है अगर कोर इलेक्ट्रिक में कोई काम कर रहा है, बट स्टेबिलिटी के मामले में काफ़ी अच्छा है, एक फील्ड अच्छा है। इसमें पीएसयूज़ में अपॉर्चुनिटीज़ है, इतने अच्छे बच्चे एडमिशन लेते नहीं इसमें, तो अगर आप थोड़ा एफर्ट डालते हैं बीटेक करते करते, पीएसयूज़ में जॉब लग गया। अभी फिलहाल 25 लाख चल रहा है इस पैकेज, एवरेज में 20 लाख के आसपास चल रहा है। आप जब तक पास आउट करेंगे 30 लाख तक का एवरेज पैकेज जाएगा। इज़न्ट दैट अमेजिंग माय डियर? फिक्स जॉब, काम करना पड़ेगा भाई, लेकिन काम करोगे तो उसमें भी डिपार्टमेंट, कंपनी है, कौन से कंपनी में जा रहे हैं। अभी हाईएस्ट पैकेज देती है ओएनजीसी। ओएनजीसी में एक आपको चीज़ें बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को बोला है, जो काम करें वो भी बोले। वहाँ पर क्या होता है, ऐसे ड्यूटी होता है जब ऑफशोर ड्यूटी होता है, मतलब समुंदर के बीच में ड्यूटी होता है आपका, ऑफशोर ड्यूटी उसको बोलते हैं। तो वहाँ पर ओएनजीसी क्या करती है, तेल निकालती है समंदर में, बीच में उनका होगा थोड़ा सा, उसमें जाएंगे आप, तो उसमें क्या होता है, डेली ड्यूटी नहीं होता है, उसमें ऐसे शिफ्ट लगते हैं, 15 दिन का, 21 दिन का, ऐसे। तो आप जाते हैं तो मान लो 21 दिन का आपका शिफ्ट लगा, तो 21 दिन वहाँ पर रहोगे आप और 21 दिन छुट्टी आपका, ऐसा शिफ्ट लगता है, ठीक है। हर कंपनी का अलग रूल है, मैंने आपको एक बता दिया। इनसाइड आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो नेट पर नहीं मिलता है, वो आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें, इसलिए मेरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैं आपको देता हूँ ग्राउंड रियलिटी का इन्फॉर्मेशन। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, फ्यूचर प्लान बनाना है विद 100% ग्राउंड रियलिटी, ताकि आप बाद में फंसे नहीं, बाद में कोई गुंजाइश न रह जाए, 100% क्लैरिटी मिले, तो आप मेरे 1-to-1 सेशन में जरूर आना। उसका लिंक कहाँ है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। डिटेल उसका जानकारी एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा आपको। इस कंपटीशन को बीट करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एडवांटेज मिल जाता है अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, वो भी एक एक्सपीरियंस पर्सन से। भाई टेंशन क्लियर क्यों ले रहे हो आप, मैं हूं ना भाई,
लिंक उसका डिस्क्रिप्शन है, अभी जाके ज्वाइन करना, इसको जाने मत देना, लास्ट में बताऊंगा डिटेल में। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है आपका एडमिशन प्रोसेस क्या है। डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, जी मेन से भी होता है, प्लस टू मार्क्स के बेस पर भी काउंसलिंग होता है कई सारे आपके स्टेट्स में। मैंने एक वीडियो ही बनाया था पीछे कि स्टेट वाइज काउंसलिंग, अभी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं वो। जी मेंस और बहुत सारे स्टेट खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके थ्रू से भी होता है, और CUET UG उसके थ्रू से भी आपका एडमिशन होता है। मेनली जो टॉप कॉलेजेस होते हैं आपका, बेस्ट कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी कोई अच्छे हैं बट उनका नाम ले नहीं सकता, बिकॉज मेरा एक ही सर था जब मैं ये सब वीडियो बनाना चालू करा खुद से, मैं प्रमोशन नहीं करूँगा फालतू कॉलेजेस का, बिकॉज मुझे पता है जब बच्चा फालतू कॉलेज में फंस जाता है तो उसका ज़िंदगी खराब हो जाता है। सही सलाह देंगे आपको, और इसीलिए ये मैंने 1-to-1 सेशन रखा है न्यूट्रल सलाह देने के लिए, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है, तो मेनली मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला जो फील्ड है इंडिया में वो क्या है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। खाली ऑटोमोबाइल नहीं है, थर्मल फील्ड भी है, बट ऑटोमोबाइल सबसे ज़्यादा अच्छा सेक्टर है ग्रोथ के लिए और जॉब पाने के लिए। तो आप बोलेंगे सर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ लेता हूँ, मत पढ़ना भाई, सिर्फ ऑटोमोबाइल फील्ड में ही एलिजिबल होगे, बाकी सारी जगह एलिजिबल नहीं होंगे, इसलिए मैकेनिकल पढ़ना, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, मेट्रोलॉजी ये सब मत पढ़ना, नहीं तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाएंगे, फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, तो भाई क्या करेंगे। कई सारे आपको महान ज्ञानी प्राणी क्या बोलेंगे, भैया कॉलेज देखो ब्रांच मत देखो, झूठ बोल रहे हैं, उनको पता नहीं यार, बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको, बस झूठा दिलासा दे रहे हैं, क्योंकि ब्रांच आपका ज़िंदगी भर रहेगा। कॉलेज का टैग मैटर करता है मानता हूँ, बट ब्रांच ज़्यादा मैटर करता है लॉन्ग टर्म में, समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वेल देखिए सबसे अच्छा डिपार्टमेंट R&D होता है, पर इंडिया में R&D का काम इतना है नहीं, बहुत कम ही लोग R&D में काम करते हैं, तो भाई साहब उसका सपना ज़्यादा मत देखना। इंडिया में अगर रह रहे हो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट मुझे लगता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। कोई भी ऑटोमेशन सिस्टम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को खा नहीं सकता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छा हो सकता है बट उसमें क्या है, ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं है, ज़्यादा क्या है आपका मैनेजमेंट काम है, उसमें एक टर्म होता है PPC, वो काम होता है ज़्यादा, ठीक है। पढ़ेंगे आप अगर मैकेनिकल पढ़ने वाले हो, PPC एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे सवाल लगभग हर साल आता है। गवर्नमेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ है, यहाँ पर रियल आपका चीज़ें स्टार्ट होता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा पैकेज फिलहाल कौन दे रही है गवर्नमेंट जॉब में, ये इधर चलते हैं। सबसे अच्छा पैकेज दे रही है ये कंपनी, इसका नाम क्या है, इसको देख के थोड़ा सा पता करो, नीचे कमेंट करना नेम ऑफ दिस कंपनी, थोड़ा नीचे कमेंट करो क्या नाम हो सकता है, कमेंट करो, जो सही सल देगा जवाब मैं कोशिश करूंगा उसको हार्ट देने का। अच्छा और एक बात, इतने अच्छे कंटेंट, इतने अच्छे इनसाइट, ग्राउंड रियलिटी आपको मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, मेरे को आपसे भी कुछ चाहिए, क्या है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब हो तो करते ही आप लोग कर दिए होंगे, मेरे को लगता है आप में से बहुत सारे, बस इस वीडियो को शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, इतना तो कर ही सकते हैं, आ जाओ कर दो। आप यहाँ पर देखे होंगे शायद कितने भाई साहब इस CTC 25 लाख। आप जब तक पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा आपका 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा, तो ये पैकेज 30+ लाख का होगा। और इसमें कैसे जॉब लगता है 30 लाख का पैकेज, या तो गेट से लेंगे, इस साल एक खुद का एंट्रेंस करवा रहे हैं, ये सब का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना एनफ है, काफ़ी है। फिर हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, खतरनाक हथियार बनाती है। तो यहाँ पर पैकेज देखेंगे, यहाँ पर देखो पैकेज कितना है आपका, DGM लेवल का पैकेज ग्रेड 6 का कितना है 28 लाख है, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पैकेज कितना लगता है आपका 16 लाख लगता है। 4 साल 5 साल में क्या होता है, प्रमोशन लगता है, तो जैसे जैसे प्रमोशन होगा आपका वैसे वैसे आपका सैलरी बढ़ता जाएगा। ये PSUs में 16 लाख से 20 लाख कॉमन है, जितने PSUs महारत्ना कैटेगरी में आते हैं। PSUs को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना। महारत्ना मतलब ज़्यादा पैसा, नवरत्ना मतलब बीच का, मिनिमम कम पैसा। तीसरा जॉब प्रोफाइल आपको देता हूँ मैं, SSC JEE, ये हर साल निकलता है, इसमें मैकेनिकल का वैकेंसी रहता है। अदर देन दीज माय डियर, RRB LP ALP है, हर साल निकलेगा, RRB JEE हर साल निकलेगा, SSC CGL हर साल निकलेगा, गेट
हर साल निकलेगा, थर्ड ईयर में दे पाओगे, फोर्थ में दे पाओगे। गेट का प्रिपरेशन सेकेंड ईयर से चालू कर देना। इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गेट एग्जामिनेशन फॉर गेटिंग 100% जॉब सिक्योरिटी। इसके अलावा बहुत सारे जॉब्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके कौन कौन से जॉब्स आपके पास हैं, बिकॉज मेरा काम है ऑथेंटिक बेस्ट डेटा जो फिलहाल पूरे नेट पर कोई दे नहीं सकता। ये सब डेटा एक दिन का नहीं है, कई साल का मेहनत है। तो ये सारे जॉब्स आपके पास आप एलिजिबल हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी ईएससी का, मैकेनिकल एलिजिबल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा कहानी नहीं बताऊंगा। फिर यूपीएससी सीएससी सारे एलिजिबल हो किसी ब्रांच से। फिर आईएफएस, आईएफएस में क्या होता है आपका, कोई भी ब्रांच यहाँ पर एलिजिबल नहीं होता है, लेकिन बीटेक वाला एलिजिबल हो जाता है। दूसरे अगर कोई पढ़ाई करते हैं वो सारे एलिजिबल नहीं होते हैं, इसमें एलिजिबल हो जाते हो। ये 56,100 सैलरी होता है आपका ट्रेनिंग के टाइम, आफ्टर ट्रेनिंग 80,000 सैलरी हो जाता है। गेट, इसमें भाई साहब अगर एमटेक कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं आप, है ना, ये आपका एग्जाम है, एमटेक कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, डायरेक्ट जॉब भी लग सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या, एसएससी जेई 50 से लेकर 60,000 के बीच में सैलरी होता है, हर साल निकलता है। फिर इसरो आईएससी आईसीआरबी, भाई साहब सैटेलाइट बनाने का, इसमें लगभग 80,000 सैलरी है, हर साल लगभग पेपर होता है इसका, इसमें मैकेनिकल एलिजिबल है। फिर आरआरबी एलपी, इसमें सारे एलिजिबल हो मैकेनिकल वाले, सैलरी 35,000 ऐसे है, लेकिन इसमें बड़ा मोटा पैकेज कमाने का रहता है। एक पेरेंट्स मेरे पास आए थे, कई पेरेंट्स आए हैं, लेकिन एक पेरेंट्स का एग्जांपल दूंगा। उनका एज लगभग 52 साल है, बोलते हैं हर महीना मैं लगभग 1,55,60,000 उठाता हूँ। ट्रेन के ड्राइवर हैं, लोकल पैसेंजर ट्रेन चलाते हैं, जो राजधानी, वंदे भारत ये सब चलाता है, उनका सैलरी और ज़्यादा होता है, लेकिन वो रूट पर और ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। फिर हमारे पास क्या आता है, आरआरबी जेई, इसका भी काफ़ी अच्छा है, रेलवे में जेई लग जाओगे, और इसका सैलरी भी क्या है, इसका भी हर साल अभी आएगा। पहले एएलपी और जेई 5 साल में आते थे, अभी हर साल आएंगे, ऐसा आ चुका है ऑलरेडी। एएलपी नेक्स्ट अभी लगातार 2 साल, तो इसमें भी आपके पास क्या है आपका 50-55,000 सैलरी है। फिर एसएससी सीजीएल 40,000 से लेके 1 लाख तक का सैलरी। आरआरबी एनटीपीसी क्रैक कर चुका हूँ ऑलरेडी 2016 में, और एएलपी भी क्रैक कर चुका हूँ भाई, ऐसे मत समझना ऐसे ही खड़ा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी सैलरी 50-60,000 70,000 तक जाता है। फिर सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, इसमें बीटेक वाले एलिजिबल रहते हैं, हालांकि कुछ एनी ग्रेजुएट भी रहते हैं यहाँ पर, सो बीटेक और एनी ग्रेजुएट भी रहता है, फिजिक्स और मैथ्स कुछ में चाहिए होता है। इसमें भी सैलरी लगभग 80,000 के आसपास रहता है आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है। फिर आता है एपकैट फाइटर जेट, और भी पोस्टें होते हैं, तो इसमें भी सैलरी 80,000 के फ्लाइंग के लिए 10 लाख रहता है, ग्राउंड के लिए 8 लाख रहता है, और ये आपके पास डिटेल्स है। फिर आता है एफसीआई, इसमें आप क्या होते हैं, आपका 30,000 से लेके 80,000 तक का आपके पास क्या रहता है, सीटीसी रहता है, मतलब पर मंथ का पैकेज रहता है। और इतने जॉब्स बताए, इसमें कोई ना कोई मेरा नोन काम कर चुका है, या तो वो मेरे स्टूडेंट है, मेरे से बात करने आया है। लगभग सारे जॉब में सवाल आता है, क्या मैकेनिकल बहुत टफ है या आसान है? वेल, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि मेरा इस चैनल का मकसद एक ही है, आपको ग्राउंड रियलिटी बताना। बीटेक टफ कोर्स है, आसान नहीं है। कुछ ब्रांचें आसान पढ़ते हैं, प्रोडक्शन आसान है, मेटलर्जी आसान है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ठीक ठाक है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, आसान भी नहीं है। सीएससी कंप्लीटली थोड़ा सा आसान पड़ता है 5%, ईसी थोड़ा सा इनसे भी टफ पड़ता है 5-10%। बस ये ग्राउंड रियलिटी है जो मुझे आपको बताना था। आसान हो सकता है, क्या करना पड़ेगा, डेली का पढ़ाई डेली करना होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, कल करेंगे परसों करेंगे। फिर आपके कुछ दोस्त होंगे, कुछ नहीं होता यार, बाद में पढ़ लेंगे। सीनियर बोलेगा कोई, एक रात पढ़ के हो जाता है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, चक्कर में मत पढ़ना, डेली पढ़ाई करना। सलाह दे रहा हूँ, 6 बार ब्रांच स्टॉप करने के बाद, कोई नहीं देगा सलाह, ले लो, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, सिलेबस और सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, आओ दिखाता हूँ। सिलेबस तो भाई देखो हर जगह का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट मेजोरिटी अगर देखोगे आप, सिलेबस सबका सेम है। तो ये करिकुलम जो दिखा रहा हूँ, एक एनआईटी का दिखा रहा हूँ, कौन सा है, एनआईटी वारंगल। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर वाइज आपका सब्जेक्ट। फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस क्या पढ़ाएंगे, देखिए ये जो सिलेबस है हर लोग पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सारे पढ़ेंगे, ये भी सारे पढ़ेंगे, डिज़ाइन थिंकिंग सारे नहीं पढ़ेंगे, ये नया सिलेबस में जोड़ा गया है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सारे पढ़ेंगे, ये भी सारे पढ़ेंगे, और ये भी सारे पढ़ेंगे। लगभग पढ़ेंगे क्या, ये तो भाई यार ऐसा एक्टिविटीज़ होता है। तो ये जो है नया जोड़ा गया है, इसमें बहुत
कम जगह पर मैंने इसको देखा है अब तक। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है? कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मैथ्स में रीअपेयर आ सकता है अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में डिफ़िकल्ट तब आपको लगेगा जब आप क्लास बंक करेंगे, क्योंकि लंबा क्लास होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंड सेमेस्टर। इसमें सभी देखिए, ये मैथ्स है, ये आराम से निकल जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकता है, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, अगर लॉजिक आपका क्लियर नहीं होता है तो शुरुआती क्लास से करना आसान हो जाएगा। इंग्लिश फॉर टेक्निकल कम्युनिकेशन, ऐसा मेल फेल सब पढ़ा जाएगा। ये बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स, ये भी पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये डिफिकल्ट से भाई आपको फंसा सकता है। अगर आपका मैकेनिक्स क्लियर नहीं है, मैं पहले बता दूं, 11th क्लास का मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ लेना अच्छे से, फ़ायदा करेगा। स्पेशली ये जो आपका इनर्सिया वाला है, ये सब पढ़ लेना, रेडियस ऑफ जायरेशन, ये सब पढ़ लेना अच्छे से। थर्ड सेमेस्टर वन ऑफ द टफेस्ट सेमेस्टर होता है मैकेनिकल वालों के। हालांकि हर कोर्स में कोई ना कोई टफेस्ट सेमेस्टर आपको आएगा ही आएगा। तो हमारे पास क्या है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। कुछ कुछ जगह पर इसको मोस बोलते हैं, MOS। ये मोस को आप देखेंगे जब गेट के सिलेबस में, इसको बोला जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, आसान बन सकता है अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। नेक्स्ट काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी, ये भी एक खतरनाक सब्जेक्ट है, आसान बन सकता है अगर प्रैक्टिकल अप्रोच वाला कंसेप्ट अच्छा है, स्पेशली मैकेनिक्स वाला। फिर मटेरियल इंजीनियरिंग निकल जाएगा। थर्मोडायनामिक्स बीच का साइड है, डिफिकल्टीज फेस कर सकते हैं, स्पेशली जो आपके पास न्यूमेरिकल थोड़ा सा एंट्रोपी से घुमा कर देगा, है ना, या फिर वर्क डन निकालने दे थोड़ा सा, या फिर हीट इंजन से थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ दे, तब अदरवाइज निकल जाता है। ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपके लिए। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन, ये भैया आपको फंसा सकता है। इस सेमेस्टर में 1, 2, 3, 4 वो सब्जेक्ट जो है डिफिकल्ट है। बैकलॉग आने का सेमेस्टर, डेली पढ़ाई करना भैया। फिर हमारे पास क्या आता है, फोर्थ सेमेस्टर आता है बिजनेस एसेंशियल्स फॉर इंजीनियर्स, निकल जाएगा। डायनामिक्स ऑफ मशीनरी फंसा सकता है। फिर पार्शियली मैथ से भाई प्रैक्टिस करना, ये निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग आराम से निकलेगा, कैड कैम पढ़ाया जाएगा आपको शायद, ठीक है। फिर मशीन डिज़ाइन लंबा होता है, बट कुछ कुछ जगह पर क्या होता है, मैनुअल दिया जाता है, तब आसान हो जाता है। विदाउट मैनुअल है तो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। मैनुअल मिलता तो आसान हो जाता है। फिर मशीन टूल्स एंड मेट्रोलॉजी निकल जाए, हीट ट्रांसफर में फंसा सकता है भैया, बिकॉज स्पेशली यहाँ पर डेरिवेशंस होते हैं, कार्टिजियन करके डेरिवेशन आएगा एक, ये सब डेरिवेशन आपको फंसा। तो लंबा डेरिवेशन, एक क्वेश्चन 20 नंबर का देगा, नहीं करे भैया खत्म कहानी। फिर बीटेक के एग्जाम्स थोड़े से अलग तरीके से होते हैं, +2 जैसा नहीं होता है। 20 नंबर का एक सवाल, 18 नंबर के सवाल, 10 नंबर का सवाल, ऐसे आते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। ये निकल जाएगा आपका। ये प्रोफेशनल एक्टिव में क्या पढ़ाया दिखाऊंगा मैं आपको, बाकी लैब है। अच्छा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट निकल जाएगा, ये बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा मैं, ये निकल जाएगा। इसमें थोड़ा फंस सकते हो, RAC, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कैड कैम थ्योरी प्रैक्टिस निकल जाएगा। ये CFD, ये अच्छा से पढ़ना अगर किसी को आगे एमटेक करना है तो, अगर फ्लूइड में काम करना है, रिसर्च करना है तो काफ़ी अच्छा फील्ड है। उसके बाद हमारे पास 8th सेमेस्टर क्या, प्रोफेशनल मेजर प्रोजेक्ट फील्ड होता है। यहाँ पर देखो आपका प्रोफेशनल एक्टिव में ये कोर्सेज कराया जाएगा। इनमें डिफिकल्ट, सबसे डिफिकल्ट से कोई पूछेगा मेरे को, ये क्या है आपका, मैकेनिकल वाइब्रेशन, हालत ख़राब कर देगा अगर सही से नहीं पता है तो। फिर हमारे पास क्या है, प्रोफेशनल इलेक्टिव्स 2 और 3 में ये सारे कोर्सेज कराया जाएगा। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, निकल जाएगा। बस ऑपरेशन रिसर्च अगर पढ़ाया गया तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। फिर हमारे पास ये 4 और 5 में ये इतना डिफिकल्ट नहीं है भाई, निकल जाएंगे सब कुछ, मेरे को लगता नहीं इतना डिफिकल्ट है, और निकल जाएगा सब कुछ यार ये सब। फिर हमारे पास 6, 7, 8 में ये अपने पास है, ये सारे मेरे को लगता है क्या आपका वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, एनालिसिस और मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी ठीक है, निकल जाएगा। इंडस्ट्री 4.0 अगर मिलता है पढ़ लेना, अच्छे से काम का है। फिर हमारे पास ओपन इलेक्टिव में ये सारे हैं, है ना। आप चलते हैं, हमारा सिलेबस कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। एक सिलेबस दिखाऊंगा आपको। पहला ये सिलेबस आ गया मैथ्स का। मैथ्स में क्या पढ़ेंगे आप देखिए, 1, 2, 3 मैथ्स खत्म, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 1, 2, 3, 4 केमिस्ट्री खत्म, समझ रहे हो, देख पा रहे हो आप। फिर आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका खत्म, 1, 2, 3, 4, 5 छोटे हैं, खत्म भैया। फिर अपने पास क्या आता है, डिज़ाइन थिंकिंग, इसलिए इतना स्क्रॉल करता है, इसके लिए मैं खुद देखना चाहता सिलेबस में क्या दिया है। इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन एंड डिफाइन द नीड, ओके ठीक है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, ठीक है। कंसेप्ट जनरेशन, ठीक है भैया।
प्रोटोटाइपिंग ठीक है भैया, ये पूरा फंडामेंटल चीज़ बता रखा है, कोई यहाँ पे एडवांस चीज़ नहीं है, आराम से निकलेगा ये तो यार। ठीक है जी, चलो ये सिलेबस आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो 1-to-1 सेशन के बारे में बता देता हूँ पहले क्या है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलता इस कट थ्रोट कंपटीशन वर्ल्ड में तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाते हो। क्या करोगे, प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करोगे, ये सब जानकारी जरूरी है, इसलिए 1-to-1 सेशन में जरूर आना है। हाई पेइंग सैलरी या फिर हाई अर्निंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए क्या हो सकता है, काफ़ी अच्छा हो सकता है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है, जल्दी क्लिक करो ताकि कोई आपका टाइम खराब ना हो, प्रॉपर डिसीजन ले पाओ, ताकि क्लैरिटी मिल जाए सही क्या है गलत क्या है आपके लिए। लिंक पर क्लिक करते ऐसे आ जाओगे, यहाँ पर क्या करना है, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, चेकआउट पर क्लिक करना है, पूरा फॉर्म को भरना है, ओके करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है, आगे फिर नेक्स्ट करना है, फिर आपके पास ऑप्शन आएगा प्रोमोट का, उसके नीचे आएगा ऑप्शन पेमेंट का, पेमेंट पर क्लिक करना है, पे करना है। मेरा व्हाट्सएप में आपको मिलेगा, उस नंबर को पहले सेव करना अपने फ़ोन पर, फिर डिटेल्स भेजना, टाइम और डेट मिल जाएगा आपको बात करने के लिए, लाइव 1-to-1 मेरे साथ वीडियो सेशन। अगर किसी बच्चे का पेमेंट में एरर आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, इस नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो और मैसेज करो सर पेमेंट में एरर आ रहा है, कोई ऑल्टरनेट मेथड बताओ सर, बता देंगे आपको। अभी क्या चल रहा है, 999 रुपीज़ के साथ ये तो है, ये सारे कोर्सेज हाई क्वालिटी प्रोफेशनल कोर्सेज फ्री मिलेंगे। एक एक कोर्स का मार्केट में वर्थ कितना है आपका, हज़ारों रुपया है। हम भी सारे कोर्स के लेते हैं 2500 रुपये, बहुत अफोर्डेबल, क्योंकि बंडल दे रहे हैं। तो भैया जाने मत देना, प्लेसमेंट की बात कर रहा था मैं। तो यहाँ पर प्लेसमेंट सबसे पहले Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4। ऑन कैंपस ऑफ कैंपस क्या होता है आपको बताता हूँ मैं, पहले प्लेसमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले एक प्लेसमेंट दिखाऊंगा IIT गुवाहाटी का। मैकेनिकल में एवरेज पैकेज कितना है भाई साहब, 18 लाख एवरेज पैकेज है, 74 लाख मैक्सिमम पैकेज गया है, लगभग 75 लाख मैक्सिमम पैकेज गया है यहाँ पर। ओके, ये हो गया Tier 1 कॉलेज। Tier 1 और एक दिखाऊंगा आपको, IIT मद्रास दिखाना है मुझे, इसका प्लेसमेंट दिखाऊंगा मैकेनिकल का। सो ये ME आ गया, एवरेज पैकेज 18.5 का है, और मैक्सिमम यहाँ पर कितना है भाई, मैक्सिमम यहाँ पर दिखा नहीं रखा, यहाँ पर मीडियन है और एवरेज है। ठीक है, फिर चलते हैं एक थोड़े से Tier 2.2 के आसपास कॉलेजेस में। मैकेनिकल का एवरेज पैकेज कितना है यहाँ पर, 8 लाख है, हाईएस्ट 17 लाख है, ये NIT कुरुक्षेत्र है। आगे हम बात करते हैं VJTI, एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में चलते हैं, इसमें मैकेनिकल का एवरेज पैकेज कितना है, 9 लाख है। ये NIT से ही बेटर पैकेज देती है भैया, पहले बता दूं, काफ़ी सारे NIT से, सारे NIT नहीं। अब चलते हैं OUTR उड़ीसा चलते हैं, पूरा भारत दर्शन करवा रहा हूँ आपका। यहाँ पर देखो भाई साहब कितना पैकेज लगभग गया है, 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक, हाईएस्ट पैकेज 10.5 लाख तक गया है। एशियन पेंट्स में ये पैकेज गया है मैकेनिकल वालों का। ठीक है, ओके। जादवपुर में दिखाता हूँ कितना प्लेसमेंट गया है मैकेनिकल का एवरेज पैकेज। ये मैकेनिकल कहाँ है भाई साहब, एवरेज पैकेज 7 लाख गया है। अच्छा, वरेंगल का, NIT वरेंगल का मैंने निकाल के रखा हुआ है। मैकेनिकल में एवरेज पैकेज कितना गया देखोगे आप, 13.5 लाख के आसपास, हाईएस्ट 34 लाख गया है इसका। ये है NIT वरेंगल, 83% परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट। अगर कोई मेरे को पूछता है सर सबसे अच्छा प्लेसमेंट कहाँ होता है NITs में, NIT तिरची में नो डाउट काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट होता है, लेकिन और एक NIT बताता हूँ जो सबसे अच्छा प्लेसमेंट देती है मैकेनिकल को। ये NIT जमशेदपुर का प्लेसमेंट है, ये देखना एक बार कितना परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है भाई, 91.5%। मैकेनिकल का सबसे अच्छा होते हैं MME में यहाँ पर, बट MME ब्रांच इतना मैं बोलता नहीं लेने के लिए, बिकॉज प्लेसमेंट खाली देखा नहीं जाता है, देखा जाता है लाइफ कैसा है, वर्क लाइफ कंडीशन कैसा है, कहाँ काम करना पड़ता है, दैट टू इम्पॉर्टेंट। तिरची में देखेंगे आप, ये ब्रांचेज है, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट देखो 24, 25 में 96.9% 97 के आसपास गया था CSE में, बाकी सब जगह ऐसा है। आज के बाद ना कोई भी कॉलेज बोले भैया 100% प्लेसमेंट है, उनको ये उठा के दिखा देना भैया कैसे दे रहे हो, फिर स्टार लगा देते हैं यार, दैट इज़ द प्रॉब्लम। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, बेवकूफ़ मत बनना। इसलिए 1-to-1 में आना है ताकि आपका पैसा बर्बाद ना हो, ताकि सही डायरेक्शन आपको मिले, ताकि आप फंस ना जाए ये सोशल मीडिया या मार्केटिंग के चक्कर में। कई सारे नेट पर वीडियो बनाएंगे, ये कॉलेज सबसे बढ़िया है, बेहतरीन कॉलेज है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, नया कॉलेज है, हंसना मत, ये मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी होता है। आ जाओ, Tier 3 में पढ़ रहे हैं, मान लो Tier 4 में जहाँ प्लेसमेंट होता नहीं, तो वहाँ पर क्या ऑफ कैंपस जॉब ले सकते हैं सर? क्या हम बाहर से नौकरी ले सकते हैं सर? हाँ ले सकते हैं।
कितना सैलरी मिलेगा सर? 15 से 30 हज़ार के बीच में सैलरी मिलेगा पर मंथ। मैकेनिकल के बच्चे हो हमेशा की तरह ना इनसाइड ग्राउंड रियलिटी, कहाँ अच्छा सैलरी मिल सकता है? देखो जॉब तो हर जगह मिल जाएगा, बट सैलरी कहाँ अच्छा मिलता है आपको बता देता हूँ। गुजरात में, पुणे में, गुरुग्राम में, यहाँ अच्छा सैलरी मिलता है। सेकेंड ईयर सैलरी कहाँ मिलेगा? आपका बद्दी हो गया, परवाणु यानी कि उसको बोलते हैं क्या, बद्दी के आसपास ही बोलते हैं उसको, चंडीगढ़ के पास पड़ता है। उसके बाद आपका निमराना साइड, धारूहेड़ा साइड सेकेंड ईयर, फरीदाबाद सेकेंड ईयर मिल जाएगा, नासिक सेकेंड ईयर मिल जाएगा, चेन्नई में अच्छा सैलरी मिलता है ना। बाकी जगह सेकेंड ईयर लग यानी फर्स्ट ईयर सैलरी मिलता है। थर्ड ईयर सैलरी सब जगह है, वहाँ जॉब करके फ़ायदा नहीं। हाँ, इक्का दुक्का कंपनी सब जगह उसका सैलरी अच्छा है प्राइवेट में। जैसे बड़ोदरा में 1-2 कंपनीज़ हैं काफ़ी अच्छे हैं, जमशेदपुर में अच्छी कंपनीज़ हैं कुछ, बट मेजॉरिटी कंपनीज चिल्लर पैसे रहती है। ध्यान से जाना थोड़ा सा, ठीक है। सर इज़ इट वर्थ टू स्टडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन 2025? 2025 में सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इसको बेकार है क्या? देखो यार ऐसा नहीं है, बिना मैकेनिकल का कुछ नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, आप जिस ब्रांच में जा रहे हो उस ब्रांच में ब्रॉड में देखो क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट देखना है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कैसा है उस ब्रांच का। दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। स्टेबिलिटी है मतलब नौकरी है, नौकरी है मतलब पैसा आ रहा है, कैश फ्लो आ रहा है हर महीना, ये देखना है सबसे पहले। सीएससी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है भैया, स्टेबिलिटी का कोई भी माई बाप नहीं है। और बोलो सर इससे बेटर ब्रांच, भाई बहुत सारे मैंने वीडियो बना कर दिया, उनको देख लेना। आफ्टर इंजीनियरिंग क्या करें? एमटेक करने के लिए मना करता हूँ मैं। गेट का प्रिपरेशन के लिए 1-2 साल और दे सकते हो, बट सबसे बेस्ट में गेट का प्रिपरेशन सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दो। टारगेट बनाओ कि एसएससी जेईई गेट ऐसे क्रैक करना है, पीएसयूज में जाना है या जेईई लेवल के जॉब में जाना है। दैट इज़ अप टू यू, आपके एबिलिटी के हिसाब से, बट टारगेट बनाना होगा सेकेंड ईयर से। टाइम खर्च करना बंद कर देना होगा, क्लासेस सही से लगाओ, पढ़ाई करना चालू करो, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में मत पढ़ो, नशा के चक्कर में मत पढ़ो, हेल्थ सही रखो, यही अच्छा है, ठीक है। आफ्टर इंजीनियरिंग क्या करना है? अगर आपको एमटेक नहीं करना है, एमटेक तब करना है जो आपको पीएचडी करने का प्लान है, या फिर कोई पर्टिकुलर फील्ड ऐसे मिले यहाँ पर रिसर्च करने का मन कर रहा है, देन। अदरवाइज नॉर्मल एमटेक करने के लिए मना करता हूँ, बिकॉज इतने अच्छे आपके पास फ़ायदा मिलता नहीं है। डोंट बिलीव में आपको दिखा देता हूँ, वन ऑफ द टॉप कॉलेज जैसे दिखाया मैंने थोड़ी देर पहले आपको, वहाँ पर प्लेसमेंट क्या होता है आपका ना, प्लेसमेंट का देखो एक बार, प्लेसमेंट का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। ये दिखाता हूँ 2025 में आईआईटी धनबाद का प्लेसमेंट देखो आपका, तो यहाँ पर एमटेक मैकेनिकल ढूंढो आप, कितना 31.58% बच्चों का जॉब लगा था। बट एक चीज़ मेरा हमेशा न्यूट्रल व्यू रहता है, ये जो इन्होंने रिलीज़ किया है 6 अप्रैल तक का डेटा रिलीज़ किया है, 6 अप्रैल 2025 तक डेटा है, उसके बाद डेफिनेटली कुछ और बढ़ गया होगा, लेकिन प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा नहीं है, और एवरेज पैकेज भी और अच्छा नहीं है। मैं आपको और दिखा देता हूँ टॉप कॉलेज का जो मैंने आपको दिखाया था, कहाँ के आईआईटी गुवाहाटी का दिखा देता हूँ, ये सारे मैकेनिकल के हैं। देखेंगे यहाँ पर 10 लाख 11 लाख का पैकेज है, पीएसयूज में 20 लाख का पैकेज है, डबल सैलरी मिलता है। एग्जाम्पल कंपेरिजन कर दो आप दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, मान लो आप ईसी से कंपेरिजन कर दो, देखो यहाँ पर 10 लाख किसी भी ब्रांच में किसी भी स्पेशलाइजेशन दिख रहा है, यहाँ पर देखो 30 लाख है, 14 लाख है, 22 लाख है, 14 है, 24 है, 20 21 है। दिस इज द डिफरेंस। ये सब कोई नहीं बताएगा आपको बेटे, उसको बेचारे को उसको पता नहीं होगा तो आपको कैसे बताएगा वो खुद बेचारा दिलामे में होगा, क्या करूँ यूट्यूब में कुछ ही बोल दूँ क्या जा रहा है, ठीक है। इसलिए आफ्टर इंजीनियरिंग करना है तो एमटेक करना इतना अच्छा नहीं है, एमबीए करना बेटर है, बिकॉज एमबीए अच्छे कॉलेज से कर लेंगे, सैलरी ज़्यादा अच्छा मिलेगा, स्टेबिलिटी थोड़ा बेटर मिल जाएगा मैकेनिक वालों के लिए, और अपॉर्चुनिटीज़ भी बेटर मिल जाएगा। इस बीच में इतना ही था यार, अब एनर्जी बचा नहीं है, बस फटाफट ज्वाइन कर लो, बुक करना अभी सेशन को, 999 रुपीज़ में बहुत कुछ मिल रहा है। अब 1100 1200 1500 दिखे तब भी बाय कर लेना भाई, तो फटाफट ज्वाइन करना। आपसे मिलेंगे लाइव। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।